मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है अब, और जिंदा नहीं रह सकती। पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिए। मैं अब आप पर ज्यादा बोझ नहीं बन सकती। मुझे माफ करना। सब कुछ खत्म हो गया। मैं जा रही हूं। ये शब्द एक ऐसी लड़की के हैं जिसकी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से महज 20 दिन पहले ही शादी हुई थी, और ये अपने दुख को शब्दों के रूप में जाहिर कर रही थी। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था इस लड़की के साथ जो महज शादी के 20 दिन बाद इसने ना जीने का फैसला किया? क्यों एक एडजस्ट शब्द ने परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया? कैसे दहेज बना एक लड़की की जान का दुश्मन? 800 ग्राम सोना और 70 लाख की कार देने के बाद भी क्यों ससुरालियों ने बहू को टॉर्चर किया? आइए जानते हैं दिल दहला देने वाले इस केस फाइल को शुरू से। दहेज एक शब्द या परंपरा नहीं है, बल्कि मौत का वो खेल बन गया है जो हर दिन हर साल ना जाने कितनी ही मासूम बेटियों को अपनी आगोश में समाता जा रहा है। और इन्हीं में से एक नाम है रिधन्या का, जो ना तो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और ना ही उसकी फैमिली किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रही थी, बल्कि रिधन्या का परिवार तो तमिलनाडु में एक अलग ऊंची पहचान रखता था। रिधन्या अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के तिरुपुर में रहा करती थी और इसकी उम्र महज 27 साल थी। रिधन्या के पिता का नाम अन्नादुराई था। अगर आप तमिलनाडु के तिरुपुर से बिलोंग करते हो या वहां के कारोबारियों की अच्छी समझ है आपको, तो आपको पता होगा कि अन्नादुराई किसी बड़ी हस्ती का नाम है। इनकी खुद की गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। रिधन्या अपने परिवार में इकलौती बेटी थी, इसलिए माता पिता ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। और फिर वो घड़ी भी आ गई जब बेटी को विदा करके ससुराल भेजना था। इसलिए परिवार ने बेटी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाशा और कविन कुमार नाम के लड़के से शादी तय कर दी, जिसका अच्छा खासा बिजनेस था और ये फैमिली भी काफी रईस थी। इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर 11 अप्रैल को रिधन्या और कविन की शादी करने का फैसला किया और ससुराल वालों की हर डिमांड पूरी की गई। इस तरह 11 अप्रैल को रिधन्या की खूब धूमधाम से शादी हुई। इस शादी का टोटल बजट था 2.5 करोड़ के आसपास। जी हां, पूरे 2.5 करोड़। अंदुरई ने अपनी बेटी की काफी अच्छी तरीके से शादी की। दहेज में 70 लाख की एक कार भी गिफ्ट की गई थी और बेटी को करीब 800 ग्राम सोना दिया गया और ससुराल वालों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पूरे 100 सोने के सिक्के दिए गए थे। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अन्नादुराई ने यह भी वादा किया कि वो शादी के बाद रिधन्या के ससुराल वालों को 200 सोने के सिक्के और देंगे। इस वादे के साथ अन्नादुराई अपनी बेटी को विदा कर देते हैं, पर इतना खर्च करने के बाद भी ससुराल वालों का पेट नहीं भरता और ये शादी के बाद ही रिधन्या पर 200 सोने के सिक्कों को लेकर दबाव बनाने लगते हैं। रिधन्या भी ससुराल वालों को समझाती है कि मैं बात करूंगी पापा से, वो सारे सिक्के दे देंगे, क्योंकि अभी पापा का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है। रिधन्या की बात सुनने के बाद भी ससुराल वाले रिधन्या पर प्रेशर बनाते रहते हैं। ये प्रेशर वक्त के साथ टॉर्चर में बदल जाता है। शादी के महज चंद दिनों बाद ही कविन के घर वाले रिधन्या को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और ये टॉर्चर इस हद तक बढ़ जाता है कि उसके साथ मारपीट भी होने लगती है। ससुरालियों के इस बर्ताव के बारे में रिधन्या अपने पिताजी को भी बताती है, पर वो एक शब्द बोलकर बात को दबा देते हैं। वो शब्द था एडजस्ट। रिधन्या बार बार अपने परिवार को कविन के बारे में सब बताती है कि वो किस तरह का उसके साथ बर्ताव कर रहा है, लेकिन परिवार बेटी का दर्द नहीं समझता, बल्कि उन्हें लगता है कि रिधन्या नए घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए वो समझाते हैं कि बेटी एडजस्ट करना सीखो। किसी तरह रिधन्या ससुराल में खुद की ख्वाहिशों को दबाते और रोते हुए 14 दिन गुजार देती है, लेकिन जब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता तो ये 15वें दिन अपने मायके वापस आ जाती है। बेटी को घर पर देखकर पिता अन्नादुरई को कुछ भी समझ नहीं आता और जब ये इससे पूछते हैं कि बेटी तुम इतनी जल्दी घर क्यों और कैसे आई, तो रिधन्या अब फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि मैं बहुत ज्यादा मेंटली
और फिजिकली टॉर्चर हो चुकी हूं। मुझे हर रोज हर समय दहेज के लिए ताने दिए जाते हैं। और हैरानी की बात तो देखिए, ये वही परिवार डिमांड कर रहा था जो शादी में 70 लाख की कार और 800 ग्राम सोना और 100 सोने के सिक्के लिए बैठा था। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उनकी दहेज की भूख शांत नहीं हुई। रिधन्या चुप नहीं रहती। ससुराल में होने वाली हर एक प्रताड़ना के बारे में अपने परिवार को बता देती है और कहती है कि मैं इस तरह से जुल्म सहते हुए उस घर में नहीं रहूंगी। बेटी की दर्द भरी आवाज नम आंखों को देखने के बाद भी पिता रिधन्या को ही समझाते हैं और कहते हैं कि ये सब आम बात है, बस तुम थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। यानी कि एक शब्द ने पूरे मामले पर मिट्टी डाल दी। अपने परिवार का अनस्पोटे बर्ताव देखकर रिधन्या और ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि ससुराल वाले तो गैर थे जो उस पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन ये परिवार तो अपना होकर भी उसका दुख नहीं समझ रहा था। रिधन्या परिवार की बात मानकर एक बार फिर से ससुराल जाने का फैसला करती है, पर सिर्फ एक शर्त पर कि जब उसके पिता उसकी सास से बात करके उन्हें समझाएंगे ताकि वो आगे रिधन्या को टॉर्चर ना करें। बेटी की बात मानकर अन्नादुराई रिधन्या के ससुराल वालों को कॉल करके जब रिधन्या की बात बताते हैं तो सास चित्रा देवी थोड़ी ही देर में सीधा रिधन्या के घर आ जाती है और परिवार से माफी मांगते हुए कहती है कि मेरे बेटे ने जो गलती की है वो आगे से नहीं होगी। सास की ये बातें सुनकर अन्नादुरई और इधन्या दोनों को थोड़ी राहत मिलती है और इधन्या इस उम्मीद में वापस अपने ससुराल चली जाती है कि अब तो सब कुछ सही रहेगा, पर यह सिर्फ एक गलत फहमी थी, क्योंकि अब जो उसके साथ होने वाला था वो किसी ने भी सोचा नहीं था। विधन्या महज 20 दिन के लिए ससुराल में जाती है, पर ससुराल के टॉर्चर को देखकर फिर से मायके वापस आ जाती है। अन्नादुराई जब दोबारा अपनी बेटी को घर में देखते हैं तो इनका भी मादा ठनक जाता है। रिधन्या रोते हुए दोबारा अपने ससुराल वालों की शिकायत करते हुए कहती है कि मुझे फिर से फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इस बार रिधन्या के साथ जो जुल्म किए गए थे ये उन्हें लफ्जों में बयां तक नहीं कर पा रही थी। अन्नादुरई भी ये महसूस करते हैं कि रिधन्या पिछली बार से ज्यादा इस बार दुखी और परेशान है और लगातार वो रोए जा रही है। अन्नादुरई पहले तो बेटी को संभालते हैं और फिर समझाते हुए कहते हैं कि बेटी थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना सीखो। यानी फिर से रिधन्या के दर्द पर एडजस्ट शब्द का मरहम लगाया जा रहा था, जो उसके जख्म को बहने की जगह और गहरा करता जा रहा था। इस बार भी ससुराल वालों ने डिमांड की थी, जिसके बारे में रिधन्या बताती है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि करीब 4.5 किलो सोना लेकर आना। दरअसल कविन के पड़ोस में एक लड़की की शादी हुई थी, जिसे लड़की वालों ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरे 100 करोड़ दिए थे। ऐसे ही कविन और उसका परिवार भी चाह रहा था और लगातार पैसों और सोने की डिमांड कर रहा था, और डिमांड पूरी ना होने की वजह से रिधन्या को टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था। उसे अंधेरे गुप्त कमरे में बंद कर दिया जाता था। रोज रोज का क्लेश मारपीट ने रिधन्या को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इस सब से रिधन्या इतनी ज्यादा डर और सहम गई थी कि वो परिवार के लाख समझाने के बाद भी किसी भी कीमत पर वापस ससुराल जाने के लिए रेडी नहीं थी। उसके लिए ससुराल जहन्नुम से बदतर था, जहां बिना गलत कर्मों के सजा मिल रही थी। यानी कुछ दिनों पहले जो बेटी हंसी खुशी ससुराल गई थी, आज वही बेटी ससुराल की दहलीज पर कदम रखने से खौफ खा रही थी। बेटी का दर्द समझकर अन्नादुराई भी रिधन्या को कुछ दिन यहीं मायके में रहने को कहते हैं, ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए। कुछ दिन मायके में रहने के बाद रिधन्या वापस ससुराल जाने को कहती है, क्योंकि परिवार में उसे लगातार यही समझाया जा रहा था कि हर शादीशुदा जिंदगी में शुरुआत में प्रॉब्लम्स होती है, पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। रिधन्या भी जानती थी कि वो जिंदगी भर मायके में नहीं रह सकती, इसलिए वो खुद ससुराल चली जाती है और फिर कभी मायके लौट कर नहीं आती। कुछ दिन बेटी के ससुराल में गुजारने से परिवार को भी लगने लगता है कि अब बेटी एडजस्ट करना सीख गई है
और जैसे तैसे परिवार में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन परिवार ये नहीं जानता था कि बेटी का ये दर्द उसे जिंदगी से जल्द ही दूर करने वाला है। और फिर आता है 29 जून का वह दिन, जो रिधन्या के लिए वो मनहूस दिन बनकर आया जिसने उसकी आखिरी सांसें भी छीन ली और उसे हर दुख तकलीफ से जिंदगी भर के लिए आजाद कर दिया। 29 जून को रिधन्या अपने ससुराल वालों से कहती है कि मुझे मंदिर जाना है। परिवार भी बिना कुछ कहे इसे मंदिर जाने की परमिशन दे देता है और फिर रिधन्या कार लेकर अकेली ही घर से बाहर निकल जाती है। ससुराल से सीधा ये मंदिर के रास्ते पर निकल पड़ती है, पर मंदिर नहीं जाती, बल्कि बीच रास्ते में ही सड़क किनारे कार खड़ी करती है और फिर कुछ ऐसी हानिकारक डेंजरस चीज निकाल कर खाती है जिससे कुछ ही मिनटों में रिधन्या की जान चली जाती है और रिधन्या के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। पर इस बात की खबर ना तो इसके मायके वालों को होती है और ना ही ससुराल वालों को कुछ पता चलता है कि रिधन्या अब इस दुनिया से जा चुकी है। दोनों परिवार बेफिक्र थे। 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं और धन्या की बॉडी कार में ही पड़ी रहती है। इस तरह अनजान गाड़ी को घंटों तक सड़क किनारे खड़े रहना यहां मौजूद आसपास के लोगों के दिमाग में कुछ शक सा पैदा करता है। हालांकि शुरू में तो कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब कुछ घंटे बीत जाते हैं तो 2-3 लोग इकट्ठा होकर कार के पास जाते हैं और जब कार के अंदर झांक कर देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कार की मेन सीट पर रिधन्या की बॉडी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये देखकर लोग काफी हैरान होते हैं और गाड़ी को खोलकर जल्दी से रिधन्या की बॉडी को बाहर निकालते हैं और फिर हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि रिधन्या की बॉडी में जान होगी। पर जब डॉक्टर चेक करते हैं तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि रिधन्या अब इस दुनिया में नहीं रही। रिधन्या की जान काफी देर पहले जा चुकी है और इसकी वजह थी वही हानिकारक चीज जो रिधन्या ने खाई। अब क्योंकि रिधन्या की जान अननेचुरल तरीके से गई थी, इसलिए डॉक्टर इस केस के बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचकर केस की छानबीन शुरू कर देती है और रिधन्या की बॉडी को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता चलता है कि रिधन्या ने कीटनाशक की गोलियां खाई थी। इसके बाद रिधन्या की बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती है। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इतने बड़े कारोबारी की बेटी ने अपनी जान क्यों ले ली, और जब यही सवाल पुलिस रिधन्या के परिवार से करती है तो पिता अन्नादुराई सब सच बता देते हैं और साथ ही ये भी खुलासा करते हैं कि जान देने से पहले रिधन्या ने उन्हें 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर सेंड की थी, जिनमें रिधन्या का दर्द और उसकी तकलीफ साफ झलक रही थी। पुलिस ने इन 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सबूत के तौर पर अपने पास रखा, जिनमें रिधन्या का दर्द छुपा था। जब पुलिस इन ऑडियो नोट्स को सुनती है तो उनके सामने भी सारा सच आ जाता है। एक ऑडियो नोट में रिधन्या ने रो रो कर कहा था कि कविन और उसके माता पिता ने मुझे शादी के लिए फंसाने की साजिश रची थी। मैं उनकी रोजाना की मानसिक प्रताड़ना सहन नहीं कर पा रही हूं। मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं किससे बात करूं। कुछ चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूं। ये बात खासतौर से रिधन्या अपने परिवार, अपने पिता को टोंट करते हुए कहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का दर्द कभी नहीं समझा, सिर्फ उसे एडजस्ट और समझौता करने की सलाह दी। आगे रिधन्या ने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूं। उनका कहना है कि जिंदगी ऐसी ही होती है, वो मेरे दर्द को नहीं समझ पाते। शायद आपको भी लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई नाटक कर रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों चुप हूं या मैं ऐसी क्यों हो गई हूं। लेकिन मैं जिंदगी भर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे अब अपनी जिंदगी पसंद नहीं आ रही। अगले नोट में रिधन्या ने कहा कि वह मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और वो कविन मुझे शारीरिक रूप से यातना दे रहा है। मैं अपनी जिंदगी जारी नहीं रख सकती। आप और मां मेरी दुनिया है। मेरी आखिरी सांस तक आप मेरी उम्मीद रहे, लेकिन मैंने आपको बहुत दुख दिया। आप इसे खुलकर नहीं कह पा रहे।
फिर भी आप मुझे इस हाल में नहीं देख सकते हैं। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूं। मुझे माफ करे पापा, सब कुछ खत्म हो गया। मैं जा रही हूं। शायद आप इस ऑडियो नोट को रिधन्या की गमगीन आवाज में सुनते तो आपका कलेजा भी छलनी हो जाता, आंखों से आंसू टपकने लगते। लेकिन अफसोस, रिधन्या के ये शब्द एक कहानी बनकर रह गए। ना तो परिवार ने उसे समझा और ना ही उसका साथ दिया। लेकिन रिधन्या को खोने के बाद पिता अन्नादुराई ने यह ठान लिया कि वो बेटी के ससुराल वालों को बख्शेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने पुलिस से भी यही कहा कि उनकी बेटी की जो जान गई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका ससुराल है। पुलिस के पास भी सबूत के तौर पर रिधन्या के ऑडियो नोट्स थे, जिनमें उसने अपने ससुराल वालों की टॉर्चर की बात कही थी। इन्हीं सब सबूतों और बयानों को आधार मानकर पुलिस कविन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर पुलिस कविन, उसकी मां चित्रा देवी और पिता ईश्वर मूर्ति को दहेज उत्पीड़न और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और अभी केस की जांच पड़ताल की जा रही है। भले ही रिधन्या के ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन रिधन्या की जान वापस लाना, उसने जो दर्द सहा, उसे कम कर पाना नामुमकिन है। रिधन्या की मौत के पीछे ससुराल वालों का क्रूर चेहरा, उनके अत्याचार और जुल्म तो छुपे ही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिधन्या का अपना परिवार भी इस सब का जिम्मेदार है। क्योंकि अगर माँ बाप ने शुरू में ही रिधन्या का दर्द समझ लिया होता और ये एडजस्ट की कहानी ना बोली होती, तो शायद रिधन्या को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। अगर वक्त रहते उसे जहन्नुम रूपी ससुराल से बाहर निकाल लिया जाता तो वो शायद इस मोड़ पर आकर खड़ी नहीं होती कि उसे अपनी जान देनी पड़ती। पर अफसोस, भारत के मैक्सिमम पेरेंट्स की तरह रिधन्या के परिवार ने भी बेटी को नहीं समझा और उसे एडजस्ट करने की सलाह दी। और एडजस्ट का नतीजा कितना खौफनाक निकला, ये आप सबके सामने है। रिधन्या ने ससुराल की मां और टॉर्चर बदतमीजियां सहने से बेहतर ये दूसरा ऑप्शन चुना कि अगर वो दुनिया में नहीं रहेगी तो दोनों परिवार आराम से एडजस्ट कर लेंगे। ना तो ससुराल वालों को रिधन्या से कोई गिला शिकवा रहेगा और ना ही उसके खुद के परिवार पर वो बोझ बनेगी। इसलिए रिधन्या ने खुद की जान लेकर दोनों परिवारों को एडजस्ट करने का मतलब सिखा दिया और साथ ही माँ बाप को ये सीख भी दी कि एडजस्ट शब्द से कभी कभी घर बनते नहीं, बल्कि इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि उन्हें वापस ठीक करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए माँ बाप को समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातों को पीछे छोड़कर अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, ना कि एडजस्ट करने की रट लगानी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, रिधन्या की मौत में कहीं ना कहीं उसके परिवार भी जाने अनजाने में दोषी है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।